नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी सुपर 30 सीरीज का तीसरा प्रैक्टिस सेट। दो प्रैक्टिस सेट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बेहतरीन प्रैक्टिस हम लोग यहां पर कर रहे हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डी++बी, यूजीसी नेट, केवीएस या फिर एनबीएस के जो एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा जहां पर भी आपसे इंग्लिश लिटरेचर, जिन एग्जाम्स में भी आपसे इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है, उन सभी में ये आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हेल्प करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि समीर पाठशाला के द्वारा एक पैनेसिया, एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर टीजीटी इंग्लिश जो है ये पब्लिश कराई गई है। बहुत ही अच्छी बुक है, बाइलिंगुअल बुक है। इसके अंदर सफिशिएंट मटेरियल दिया गया है इंग्लिश लिटरेचर का, तो आप लोग इसे परचेज कर लीजिए। बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अंदर मैंने डिटेल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए हैं और डिटेल जो थ्योरिकल मैटर है वो भी बहुत ही ज्यादा मैंने इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसे परचेज कर लीजिए। परचेज करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए, जो 30 क्वेश्चन मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 देता हूं इस सीरीज के अंदर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये 30 क्वेश्चन ही आप लोग देखा करिए, क्योंकि कुछ लोग बीच में से ही भाग जाते हैं और वो सारे 30 क्वेश्चन को नहीं देखते, तो उन लोगों की नॉलेज जो है थोड़ी सी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखा करिए, क्योंकि मैंने अंत तक वीडियो के अच्छे क्वेश्चंस को ही दिया है। ये जो पार्ट है प्रैक्टिस सेट 3 है, हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम 60 क्वेश्चंस को पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 61 क्वेश्चन यहां पर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो दूसरे पार्ट जो है, पहला पार्ट 1, पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर वाज डेडिकेटेड टू। देखिए, पहला पार्ट जब आया था तो मैंने पूछा था कि किसने पब्लिश कराया था। दूसरा पार्ट आया तो मैंने पूछा था आप लोगों से कि ये किसको जो है, किसने कंपाइलर कौन थे इसके, जैसे कि उसके कंपाइलर जो हैं जॉन हेमिंगस एंड हेनरी कोंडेल हैं। इसके अलावा थर्ड पार्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसको डेडिकेट किया गया है, कि जो फर्स्ट फोलियो विलियम शेक्सपियर का जो 1623 में आया था, जिसके अंदर 36 प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर को इंक्लूड किया गया था, जिसके अंदर पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर वाज नॉट इंक्लूडेड। अब ये तीसरी सीरीज में पूछा गया है कि फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ विलियम शेक्सपियर किसको डेडिकेट था। तो यहां पर आप लोगों के सामने ऑप्शन है, विलियम हर्बर्ट के को डेडिकेट किया गया था, फिलिप हर्बर्ट को किया गया था, या इन दोनों में से किसी को भी नहीं किया गया था, या फिर इन दोनों को ही किया गया था। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी है, डी। विलियम हर्बर्ट और फिलिप हर्बर्ट दोनों को ही फर्स्ट फोलियो जो है वो डेडिकेट किया गया था। ये दोनों भाई हैं, राइट। तो ये डेडिकेशन आप लोग ध्यान रखना कि फर्स्ट फोलियो किसको डेडिकेट किया गया है। इसी तरह से हम धीरे धीरे आप लोगों की नॉलेज को बूस्ट करते हुए चलेंगे। क्वालिटी कंटेंट मैं आप लोगों को और भी ज्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, Wordsworth paid his second visit to Tinton Abbey in 1798. When did he go for the first time? यहां पर देखिए पूछा गया है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, हमारे रोमांटिक राइटर जो हैं, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। मैं कहूंगा कि रोमांटिक एज जो है इन्होंने ही लॉन्च की थी अपनी लिरिकल बैलेड्स के दौरान। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ जो है ये टिंटन एबे एक जगह है जहां पर इन्होंने 2 बार विजिट किया था। कितनी बार? 2 बार। दूसरी बार जब गए थे ये 1798 में गए थे। तो पहली बार कब गए थे ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों ने आंसर इसको कर दिया होगा, क्योंकि बहुत बार आप लोगों से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 1798 में ये दूसरी बार गए थे, 1793 में जो है ये पहली बार गए थे। सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बाकी के ऑप्शंस को हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने 1791 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से क्या किया था, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। और 1792 में इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था कैरोलिन, जो एनिटी वोलन से हुई थी, वो उसका जन्म हुआ था, राइट। और 1793 में इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क आया था, उसको बता देता हूं मैं, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो था वो 1793 में आया था। अब ये जो डी है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ये पूछा जाता है कि जो एस.टी. कोलरिज से विलियम वर्ड्सवर्थ कब मिले थे। तो कुछ बुक्स में आप देखोगे 1795 में देखने के लिए मिलता है और कुछ बुक्स में आपको 1797 में देखने के लिए मिलता है। मैं आप लोगों को इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन
एक्सप्लेन कर देता हूं इस क्वेश्चन को भी। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर से ही कितने क्वेश्चन निकलने हैं, इस तरह से पढ़ना चाहिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ एसटी कोलरिज से जब मिले थे, मतलब एक तरह से फ्रेंड इनके बन गए थे 1795 में, ठीक है, फ्रेंड बन गए थे, लेकिन ये कभी भी इनसे मिलने के लिए लेक डिस्ट्रिक्ट नहीं गए थे। तो इन्होंने जो एसटी कोलरिज थे उन्होंने अपनी फर्स्ट विजिट जो पेड की थी वर्ड्सवर्थ को, वो 97 में की थी, इसलिए हम 1797 को करेक्ट मानकर चलते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का सी जो है वो करेक्ट आंसर है, 1793 में ये पहली बार गए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। टू विलियम वर्ड्सवर्थ इज ए पोएम बाय सैमुअल टेलर कोलरिज रिटन इन 1807 एज ए रेस्पॉन्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए मैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोगों को समझा देता हूं। टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ये राइटर का नाम नहीं है, ये नाम है एक पोयम का, ठीक है, जिसको लिखा था किसने, सैमुअल टेलर कोलरिज ने। सैमुअल टेलर कोलरिज कौन थे, ये भी एक रोमांटिक पोएट हैं, कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जा सकते हैं। इन्होंने एक पोयम को लिखा था एसटी कोलरिज ने, जिसका नाम है टू विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये 1807 में पब्लिश कराई गई थी। अब ये पोयम टू विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम का रेस्पॉन्स थी, हमारे राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम का रेस्पॉन्स थी। ये किस पोयम का रेस्पॉन्स थी, ये आप लोगों को बताना है। देखिए मैं आप लोग बता देता हूं, 1798 में लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया गया था, और इसी के पब्लिकेशन के साथ हमारी रोमांटिक एज जो है वो स्टार्ट होती है। आप लोग जानते ही होंगे ये एक कोलैबोरेशन वर्क है एसटी कोलरिज का और विलियम वर्ड्सवर्थ का। ये डिटेल में मैं आगे आप लोगों को पढ़ा दूंगा। टिंटन एबे जो है, टिंटन एबे लास्ट वर्क है इस लिरिकल बैलेड्स का। अब ये डी जो है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिन जो है, ये इस लिरिकल बैलेड्स का ही पहला वर्क है, और ये किसने लिखा है, एसटी कोलरिज ने लिखा है, ठीक है, एसटी कोलरिज ने ये लिखा है। अब जो प्रिल्यूड है, प्रिल्यूड के बारे में आप लोग बता देता हूं। प्रिल्यूड है विलियम वर्ड्सवर्थ का एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, जिसको 1805 में कंप्लीट किया गया, 1850 में पब्लिश करा गया। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद मैरी हचिंसन जो विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी, उन्होंने पब्लिश कराया, और इनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने इसको एक अनदर टाइटल दिया जिसका नाम है द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड। अब जो ये एक प्रिल्यूड है, ये एड्रेस किसको की गई थी, एसटी कोलरिज को एड्रेस की गई थी, इन्हीं को डेडिकेट है। तो इसके रेस्पॉन्स में एसटी कोलरिज ने एक पोयम को लिखा था 1807 में टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड के रेस्पॉन्स में टू विलियम वर्ड्सवर्थ लिखी थी एसटी कोलरिज ने, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters. Lines from, ये देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बड़ी ही फेमस पोयम से ये लाइन ली गई हैं। अब यहां पर मैं एक चीज आप लोगों को और बता देता हूं शुरू करने से पहले, कि ये जो लाइन है एक पोयम की ओपनिंग लाइन है, और कौन सी पोयम की, जो टिंटन एबे है वो उसकी ओपनिंग लाइन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोगों का वो डी है। डी से ये टिंटन एबे से लाइन ली गई है, टिंटन एबे की ओपनिंग लाइंस हैं, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, पहली बार इन्होंने टिंटन एबे विजिट किया था 1793 में, दूसरी बार किया था 1798 में, कितना गैप हुआ, मिलाकर 5 साल का गैप हुआ। तो इन्होंने यही कहा है कि 5 years have passed, 5 साल बीत गए हैं, 5 summers जो 5 गर्मियां बीत गई हैं, विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, बड़े लंबी जो सर्दियां, वहां पर लंबी सर्दियां होती हैं, इसलिए उन्होंने कहा है विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, बहुत लंबी 5 सर्दियां बीत चुकी हैं। और फिर से एक बार वो कहां पर आए हैं, टिंटन एबे पर आए हैं। VR7 एक पोयम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, जिसको इंक्लूड किया गया था लिरिकल बैलेड्स के फर्स्ट कलेक्शन 1798 में जो पब्लिश हुआ था, राइट। उसके अंदर इस VR7 को लिया गया था, और इसके अंदर मैं एक चीज बता देता हूं, एक लड़की से बात विलियम वर्ड्सवर्थ करते हैं जो 8 years ओल्ड होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि VR7 में जिस लड़की से बात करते हैं, जो चिल्ड्रन है, जो बच्ची है, गर्ल है, वो कितने साल की थी, तो वो 8 years ओल्ड गर्ल है, राइट। प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, इसकी डिटेल में दे चुका हूं, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टली विच वाज पब्लिश्ड इन 1807, ठीक है, 1807 में पब्लिश करा गया था, और बहुत ही बढ़िया वर्क है, मैंने पढ़ाया है, आप लोग इसे जरूर देखिएगा, इसकी लाइंस आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आई कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी।
ये लाइन किसने कही है और कहां पर कही है, ये आप आंसर कर दें तो अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर ऑप्शंस में आप लोगों से पूछा गया है कि ये लाइंस किसने कही हैं। लाइंस बाय का मतलब है कि ये लाइंस किसके द्वारा बोली गई हैं, ये आप लोगों को बताना है। यदि आप मुझे ये भी बता देंगे कि ये लाइंस किस वर्क के अंदर बोली गई हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी तक जिस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस आते थे एग्जाम में, उससे पैटर्न थोड़ा बदला है। उसी पैटर्न के बेस पर ये क्वेश्चन मैंने दिया है आप लोगों को कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी सोनेट्स से क्वेश्चन अब लोग पूछने लगे हैं। जो एग्जामिनर हैं सोनेट से क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो ये इसी तरह की सोनेट से निकला हुआ एक क्वेश्चन है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। विलियम शेक्सपियर की एक सोनेट है जो सोनेट नंबर 18 है। कौन सी है? सोनेट नंबर 18। ठीक है, 18 की बात कर रहा हूं मैं। सोनेट नंबर 18 से ये क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें पोएट जो है अपने फ्रेंड को इमोर्टलाइज करने की बात कर रहे हैं, मतलब उसे अमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए वो नए नए हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन उनका क्या हथकंडा काम आता है? उनका पेन, उनकी पोएट्री काम आती है। देखिए मैं आप लोगों को ये लाइनें समझा देता हूं। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, यहां पर कहा गया कि जब तक इंसान इस धरती पर रहेगा, आईज कैन सी, जब तक आंखें, इंसान रहेगा तो डेफिनेटली उनकी आंखें भी होंगी, आंखें देखती रहेंगी। ठीक है, जब तक इंसान इस धरती पर रहेगा, जब तक उसकी आंखें जो हैं वो देखती रहेंगी। सो लॉन्ग लिव्स दिस, तो ये मेरी पोएट्री, जो मेरी पोएट्री जिसे मैं लिख रहा हूं, जो मेरी सोनेट्स हैं जिसने मैंने लिखा है, वो जो है तुम्हें क्या देती रहेंगी? लाइफ देती रहेंगी। तो ये विलियम शेक्सपियर ने फेयर यूथ के बारे में कहा है। ठीक है, फेयर यूथ जो इनके फ्रेंड थे उनके बारे में कहा है कि जब तक ये पोएम रहेगी, जब तक लोग जिंदा रहेंगे, जब तक लोग उनकी आंखें जो हैं देखती रहेंगी, तब तक तुम्हें जो है लोग क्या करते रहेंगे? पढ़ते रहेंगे। तब इसलिए वो अमर कर देते हैं अपने फ्रेंड को अपनी पोइट्री के माध्यम से, अपनी सोनेट के माध्यम से। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हु रोड द वर्क शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट। देखिए किसने ये वर्क लिखा है, आप लोगों से ये पूछा गया है। तो यहां पर एक बार फिर से आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन करके ये बताना है। देखिए क्वेश्चन का आंसर पता होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी डिटेल आपको पता होना बड़ी बात है। जैसे कि बहुत लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा कि एडवर्ड डाउडिन जो हैं, इसके जो हैं वो राइटर हैं, जिन्होंने एक वर्क लिखा था शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट। ये पब्लिश करा गया था 1875 में। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। लेकिन इसके अलावा टी.एस. एलियट ने भी एक वर्क लिखा था जिसका नाम है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब निकोलस रो जो हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने 1709 में लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर लिखा था, मतलब ये फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर थे। ठीक है, सैम्यूल जॉनसन है, डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन की बात यहां पर की जा रही है, इन्होंने प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा था। राइट, तो यहां पर इंफॉर्मेशन बाकी जो दी है मैंने वो भी काम की है, नोट डाउन करते चलिएगा जो जो चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज ए लास्ट ग्रेट पोएट ऑफ द रेनेसा। देखिए रेनेसा मूवमेंट के, रेनेसा एज के जो लास्ट पोएट हैं, ग्रेट लास्ट पोएट की बात की गई है, कौन कहे जाते हैं? विलियम शेक्सपियर हैं, बेन जॉनसन हैं, जॉन मिल्टन है, क्रिस्टोफर मार्लो हैं, इनमें से कौन है? देखिए आप लोगों को फिर से एक बार वही चीज आती है कि जॉन मिल्टन पता होगा, इसका आंसर बहुत ही इजी है। जो लास्ट ग्रेट रेनेसा पोएट कहे जाते हैं वो जॉन मिल्टन को कहा जाता है। लेकिन विलियम शेक्सपियर जो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे, उनके कंटेम्प्रेरी जो हैं ये जॉन बेंसन। तो ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, हु वाज द कंटेम्प्रेरी राइटर ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो आप लोगों को उस समय पर बेन जॉनसन इनमें से आंसर देना है। राइट, तो बेन जॉनसन के अलावा यहां पर क्रिस्टोफर मार्लो भी हैं, जो वन ऑफ द राइटर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं बहुत ही बढ़िया राइटर रहे हैं अपने टाइम के, और इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर जॉन मिल्टन है। विलियम शेक्सपियर, जो बेन जॉनसन, ये दोनों कंटेम्प्रेरी हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 68 है, टिंटन एबे इज द लास्ट पोएम ऑफ द कलेक्शन ऑफ लिरिकल बैलेड्स इन 1798।
होम दिस पोयम इज एड्रेस टू। देखिए टिंटन एबे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये लिरिकल बैलेट्स के फर्स्ट कलेक्शन जो 1798 में पब्लिश कराया गया था उसके अंदर इंक्लूड की गई थी। लेकिन पूछा गया है कि टिंटन एबे जो पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही बेहतरीन पोयम मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। इससे लाइन्स बहुत ज़्यादा भरपूर पूछी जाती हैं आप लोगों से एग्जाम में, इसे अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है पोयम को, ठीक है। तो किसको एड्रेस की गई है ये पोयम? विलियम वर्ड्सवर्थ को की गई है? नहीं, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ तो अपने आप में इस पोयम के एक राइटर हैं, उन्होंने खुद को तो डेडिकेट नहीं की है। एसटी कोलरिज को की गई है, हो सकता है लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसका नाम है प्रील्यूड, उसको डेडिकेट किया है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ को ये पोयम जो है एड्रेस की है, क्योंकि 1798 में डोरोथी इनके साथ गई थी। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने सेकंड टाइम जब विजिट किया था 1798 में तो किसके साथ किया था? तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ ही किया था। इसीलिए टिंटन एबे जो है ये पोयम किसको डेडिकेट है? डोरोथी वर्ड्सवर्थ को डेडिकेट है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन इसमें से बना देता हूं मैं। देखिए यहां पर आप लोगों को ये 4 राइटर्स दिख रहे हैं। 4 ये राइटर्स मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये सब लोग लिखते भी थे, डोरोथी वर्ड्सवर्थ इवन लिखती थी, ठीक है। तो इनमें से एक क्वेश्चन नया ये बन जाता है कि इन चारों में से कौन लेक पोएट नहीं कहे जाते हैं? देखिए लेक पोएट्स कहे जाते हैं इनमें से 3, लेकिन एक ऐसा है जिन्हें लेक पोएट्स नहीं कहे जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ तो लेक पोएट थे, एसटी कोलरिज भी थे, रॉबर्ट साउदे भी थे, लेकिन डोरोथी वर्ड्सवर्थ लेक पोएट में नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो सी है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। इसका करेक्ट आंसर है कि जो टिंटन एबे है वो डोरोथी वर्ड्सवर्थ को डेडिकेट है, राइट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। I read in various chambers, practiced almost not at all and disliked my profession. Who said? देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम में कि कौन ऐसा कहता है कि मैंने बहुत सारे चैम्बर्स के अंदर पढ़ाई की थी, प्रैक्टिस की थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन को क्या करता हूँ? डिसलाइक करता हूँ, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं अपने प्रोफेशन को डिसलाइक करता हूँ। ऐसा किसने कहा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है, जॉन गाल्सवर्दी ने कहा है, अब्राहम काउले ने कहा है, या फिर कमला दास ने कहा है। देखिए आपके एक टीजीटी के सिलेबस में लगे हुए राइटर हैं जिनका नाम है जॉन गाल्सवर्दी। उन्होंने ऐसा बोला है कि बहुत सारे चैम्बर्स में प्रैक्टिस की है, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन को, जो मेरा प्रोफेशन है लॉ का, वो मुझे पसंद नहीं है। अब ये लॉ का प्रोफेशन है, इनके पास एक लॉ की डिग्री थी जो इन्हें मिली थी 1889 में, ठीक है, 1889 1889 में मिली थी, ठीक है। इसके अलावा इन्हें बार में इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था। वो कब किया गया था? 1890 में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी कॉल्ड टू वार, ठीक है। तो कब बुलाए गए थे? 1890 में बुलाए गए थे। अब ये बार क्या है? देखिए ऑफ, ठीक है, बॉडी ऑफ लॉयर्स है। ये बार वो नहीं है जहां पर लोग जाकर दारू पीते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। Who is the father of revenge tragedy, the tragedy of blood? देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एग्जामिनर आपसे शब्द बदलकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आप लोगों को ये अगर दिया गया हु इज फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी, तो आप लोग अच्छी तरह से आसानी से समझ जाएंगे कि रिवेंज ट्रेजेडी की बात हो रही है। लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछा गया हु इज द फादर ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ ब्लड, ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ ब्लड जो कहा जाता है वो रिवेंज ट्रेजेडी को ही कहा जाता है। उसके फादर यहां पर पूछा गया है कि कौन है। तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप लोगों को करेक्ट आंसर देना है। सबसे पहला है थॉमस सैकवेल एंड थॉमस नॉर्टन। ये किसके हैं? देखिए एक ट्रेजेडी लिखी गई थी जिसका नाम था गोरबोडक। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है, पहली ट्रेजेडी कही जाती है इंग्लिश में। तो थॉमस सैकवेल एंड थॉमस नॉर्टन ने इसको लिखा था। अब जो ट्रेजेडी, जो रिवेंज ट्रेजेडी है, उसके फादर कहे जाते हैं सिनेका। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। अब ये 2 जो बचे, ये कौन है फिर? जो देखिए थॉमस कैड वन ऑफ द पोएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है। ये एक ऐसे राइटर हैं, एक ऐसे ऑथर हैं जो बिलोंग करते थे यूनिवर्सिटी विट्स से, राइट। और लेकिन ये किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग तो नहीं करते थे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। अब ये थॉमस कैड जो हैं, ये फादर ऑफ इंग्लिश
रिवेंज ट्रेजिडी हैं। ठीक है, ये रिवेंज ट्रेजिडी मैंने आप लोगों को शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग देख लेना। फादर ऑफ ट्रेजिडी रिवेंज ट्रेजिडी हैं सिनेका, और फादर ऑफ इंग्लिश रिवेंज ट्रेजिडी हैं वो हैं थॉमस किड। अब ये रॉबर्ट ग्रीन जो है जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट कीरो कहा था, ये कौन है भैया? इनकी अपनी पहचान भी है कुछ या नहीं है? है, बिल्कुल है। कौन है ये? फादर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी ये कहे जाते हैं, फादर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इनके बाद ही, जैसे रॉबर्ट ग्रीन है, इनके बाद ही शेक्सपियर ने अपनी रोमांटिक कॉमेडी को लिखना स्टार्ट किया था, यहीं से उन्होंने कॉपी किया था। ठीक है, तो अपस्टार्ट कीरो इन्होंने कहा है किसको? विलियम शेक्सपियर को। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। सिनेका बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। A line of verse having 6 iambic feet 12 syllable। देखिए यहां पर पूछा गया है कि एक 6 iambic feet हो जिसमें, उसको हम क्या कहते हैं? तो यहां पर टेट्रामीटर जो होता है, यहां पर टेट्रामीटर का मतलब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब कि टेट्रामीटर अपने आप में एक मेजर करने वाली चीज है जिसके अंदर, मान लीजिए हमने कोई आयाम्ब का इस्तेमाल किया, एक मीटर का नाम है आयाम्ब या फिर आयाम्बिक, उसका इस्तेमाल किया, उसमें हमने आयाम्ब के 4 जोड़े इस्तेमाल किए हैं, तो ये टेट्रामीटर जो है सेंस निकालकर हम लोगों को देता है। तो ये 71 का जो आंसर है इसका है अलेक्जेंड्राइन। ठीक है, अलेक्जेंड्राइन जो है एक लाइन होती है जिसके अंदर 12 सिलेबल होते हैं या फिर 6 आयाम्बिक फीट होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो बी होगा। आयाम्बिक पेंटामीटर तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको विलियम शेक्सपियर जो है भरपूर इस्तेमाल करते थे। आयाम के 5 जोड़े, पेंटामीटर मतलब 5 जोड़े यूज किए जाते हैं इसमें, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। ब्लैंक वर्स इज व्हेन ए पोएट यूजेस। देखिए ब्लैंक वर्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये मैंने पिछले पार्ट में आप लोगों को बताया था। आप लोगों को कमेंट में मुझे बताना है कि ब्लैंक वर्स किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ब्लैंक वर्स की खूबी क्या है? जिसके अंदर राइमिंग स्कीम इस्तेमाल की जाए लेकिन मीटर का इस्तेमाल ना किया जाए। नीदर राइमिंग स्कीम नॉर मीटर, जिसके अंदर ना तो राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल हो ना ही किसी मीटर का इस्तेमाल हो, उसे हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। या फिर मीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसको हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। यूसेस बोथ मीटर एंड राइमिंग स्कीम, या फिर दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तब हम उसे ब्लैंक वर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल जब होता है जब एक राइटर अपने कंटेंट के अंदर क्या इस्तेमाल कर सकता है? वो इस्तेमाल कर सकता है मीटर का इस्तेमाल तो करे लेकिन राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल ना करे। राइट, तो इस तरह से आप लोगों को सी इसका करेक्ट आंसर देना है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स? द लेवर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन। देखिए यहां पर कहा गया है कि ये लाइंस जो हैं किसने कही हैं। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, और यदि आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता है तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोगों को अभी और स्टडी करने की जरूरत है। डिटेल में पढ़िए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने बहुत सारी स्टडी की हुई है, तो उसके बाद हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता है तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं डिटेल में भी जो थ्योरी जो है उसको भी पढ़ते चलिए मेरी बुक से। वहां पर इन सब क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो जॉन मिल्टन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम बदल के पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि ये किसने कहा है। अगर हम कहें कि जॉन मिल्टन इसका करेक्ट आंसर है, तो जॉन मिल्टन ने किसके लिए कहा है? विलियम शेक्सपियर के लिए कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बदल के पूछा जा सकता है कि ये लाइन जॉन मिल्टन ने किसके लिए बोली है, तो देन यू नीड टू आंसर इट विलियम शेक्सपियर। ठीक है, अब यहां पर इन लाइंस का क्या मतलब है मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए शेक्सपियर जो थे वो क्या करते थे? वो राइटिंग करते थे, लिखते थे। तो जो जॉन मिल्टन है वो कहते हैं कि मेरे शेक्सपियर को अपने ओनर्ड के लिए, अपनी जो ओनर्ड अस्थियों, बोन्स का मतलब है यहां पर अस्थियों के लिए किसी की जरूरत नहीं है, ना ही किसी इंसान के। लेबर ऑफ एन एज, जो एक इंसान होता है वो क्या करता है? मान लीजिए किसी मरे हुए इंसान के लिए पाइल्ड स्टोन का मतलब है बहुत ऊंचा मकबरा बना दे, बहुत ऊंचा मकबरा बना दे जो सदियों तक रहेगा। लेकिन सदियों तक रहेगा ना, एक टाइम पर वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, गिर जाएगा। 400 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद वो गिर जाएगा। लेकिन विलियम शेक्सपियर
शेक्सपियर ने क्या किया, अपनी राइटिंग्स के द्वारा क्या कर लिया, अपने आप को अमर बना लिया। देखिए आज भी हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, तो शेक्सपियर को किसी भी पाइल्ड स्टोन की जरूरत नहीं है, किसी मकबरे की जरूरत नहीं है, किसी इमारत की जरूरत नहीं है कि उसे किस तरह से याद किया जाए, उसने तो अपनी राइटिंग के थ्रू अपने आप को अमर बना लिया है। तो जॉन मिल्टन इस बात को कहते हैं अपनी एक पोएम के अंदर जिसका नाम है ऑन शेक्सपियर। ठीक है, ऑन शेक्सपियर के अंदर ये कहते हैं। अब ये ऑन शेक्सपियर जो पोएम जॉन मिल्टन ने लिखी है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब रिटन हुई थी। ये रिटन हुई थी 1630 में। ठीक है, और इसको पब्लिश कब कराया गया था, देखिए पब्लिश कब कराया गया था, ये पब्लिश कराया गया था पहली बार 1632 में। और किसके अंदर पब्लिश कराया गया था, सेकंड फोलियो आया था। देखिए सेकंड फोलियो जो आया था, सेकंड फोलियो जो आया था विलियम शेक्सपियर का, उसके प्रीफेस में ये लगाई गई थी पोयम ऑन शेक्सपियर। राइट, इसको आप लोग ध्यान रखना, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 74 है, Who coined the phrase egotistical sublime? ये जो फ्रेज है वो किसने कॉइन किया है? तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं तो हमारे दिमाग पर छप जाता है। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर जो है वो पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर है जॉन कीट्स। अब जॉन कीट्स ने किसके लिए ये किया था, आप लोगों को ये बताना है। तो जॉन कीट्स ने जो किया था, ये फ्रेज कोइन किया था, टर्म कोइन किया था, ये किया था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। ये भी चीज आप लोगों को पता होगी। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आप लोगों से पूछा जाए कि जो इगोटिस्टिकल सबलाइन वर्ड है वो किसकी पोइट्री को डिफाइन या डिस्क्राइब करने के लिए जॉन कीट्स ने इस वर्ड को कॉइन किया था, तो ये आपको आंसर देना है। फिर भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को डिस्क्राइब करने के लिए इस शब्द का कॉइन किया था किसने, जॉन कीट्स ने। अब थोड़ी सी डिटेल इसकी पढ़ लेते हैं कि जॉन कीट्स ने इसको कहां पर इन्वेंट किया था या लिखा था। तो इन्होंने एक लेटर लिखा था, कब लिखा था, 1818 में एक लेटर लिखा था। किसको लिखा था, रिचर्ड वुडहाउस को, रिचर्ड वुडहाउस को। ठीक है, इनको एक लेटर लिखा था 1818 में। तब ये फ्रेज जो है, जब ये टर्म जो है कॉइन किया गया था जॉन कीट्स के द्वारा। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। हु रोट द पोएम द वेस्टलैंड? ये बहुत ही बढ़िया पोएम है। मैं आप लोगों से इस पोएम को चाहता हूं कि आप लोग इस पोएम की डिटेल जो है वो पढ़ लें, ज़्यादा की फैक्ट ही पढ़ लें, क्योंकि ऐसी पोएम्स के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये 20th सेंचुरी की मेजर पोएम्स में से एक पोएम मानी जाती है। और इसको लिखा गया था किसके द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया था और पब्लिश कराया गया था इसको 1922 में। चाहे आप टीजीटी भी पढ़ रहे हैं तब भी आप लोगों को ऐसी पोएम्स के बारे में पता होना ही चाहिए। और इस पोएम के अंदर 434 लाइन्स हैं। ठीक है, और एक और खास बात मैं बता देता हूं, जो टी.एस. इलियट हैं इन्होंने संस्कृत के कुछ शब्द का भी इस्तेमाल इस पोएम के अंदर किया है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, जॉन मिल्टन वाज। जॉन मिल्टन क्या थे, आप लोगों को इन ऑप्शंस में से चूज करके बताना है। आप लोगों को ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या जॉन मिल्टन थे। जॉन मिल्टन वाज वन ऑफ द मेजर पोएट ऑफ 17th सेंचुरी। देखिए यहाँ पर ये 17th सेंचुरी के एक ग्रेट या फिर मेजर पोएट थे, ये हमें यहाँ पर बताया गया है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश ऑथर आफ्टर विलियम शेक्सपियर। ये बात तो बिल्कुल सच है कि विलियम शेक्सपियर के बाद यदि हम किसी मेजर पोएट को मानते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जॉन मिल्टन ही हैं। ठीक है, ये बी भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। लास्ट रेनेसा पोएट भी जॉन मिल्टन को कहे जाते हैं। ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट ऊपर लिखे हुए हैं करेक्ट हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। इनमें से किसी भी तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कहा जाए कि 17th सेंचुरी के मेजर पोएट कौन है, तो आप लोगों को जॉन मिल्टन देना है। शेक्सपियर के बाद मेजर पोएट कौन थे, तो भी आप लोगों को जॉन मिल्टन देना है। रेनेसा के लास्ट पोएट कौन थे, तो भी आप लोगों को जॉन मिल्टन ही इसका आंसर देना है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ।
Who agrees to marry Doryless and banished Cordelia in the play King Lear? देखिए किंग लियर एक प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। किंग लियर एक प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक प्ले है। उसके अंदर हम लोगों को एक राजा मिलता है, उसकी 3 बेटियां होती हैं। पहली बेटी का नाम क्या होता है? गोनरिल होता है, और दूसरी बेटी का नाम क्या होता है? रीगन होता है, और तीसरी बेटी का नाम क्या होता है? कॉर्डेलिया होता है। अब ये दोनों जो हैं बड़ी ही चालाक हैं। ये जानती हैं कि उनके पिता जो हैं उनका नाम ही किंग लियर है, उसी के ऊपर नाटक लिखा हुआ है कि उनके पिता किंग लियर को अपनी चापलूसी सुनने की जो है बहुत आदत है। तो बंटवारे के टाइम पर जब ये किंग लियर अपनी संपत्ति का बंटवारा अपनी तीनों बेटियों में करता है तो वो चाहता है कि उसकी बेटी उसकी तारीफ करें, जो जितनी तारीफ करेगा उतनी ही संपत्ति उसको मिलेगी। यहां पर तारीफ नहीं करती है अपने पिता की, वो क्या कहती है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वो क्या नहीं करती है, तो वो सारी की सारी संपत्ति गोनरिल और रीगन में बांट देता है और वो कॉर्डेलिया को कर देता है बैनिस्ड, यानी कि उसको बेदखल कर देता है एक तरह से और अपने राज्य से निकाल देता है। उसके बाद भी कौन शादी करता है कॉर्डेलिया से, ये यहां पर पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए कॉर्डेलिया को से शादी करने के लिए 2 बंदे आए हैं, किंग ऑफ फ्रांस और किंग ऑफ बरगंडी, ये दोनों आए हैं। तो ये दोनों कौन हैं? देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इस किंग लियर की 3 बेटियां हैं। ड्यूक ऑफ एल्बनी जो है वो तो है हस्बैंड किसका? इसकी बड़ी बेटी का, गोनरिल का, ठीक है। और ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल जो है वो है इसकी मझली बेटी, यानी कि बीच की बेटी जो है रीगन का हस्बैंड है, ठीक है। अब जो छोटी कॉर्डेलिया है, कॉर्डेलिया के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, सूटर हैं एक तरह से कि कौन शादी करेगा। जैसे ही किंग लियर अपनी बेटी को बैनिश कर देता है तो भैया ये तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं कि मेरे को तो डोरी चाहिए, मैं बिना डोरी के शादी वादी नहीं करने वाला। लेकिन जो किंग ऑफ फ्रांस हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो कॉर्डेलिया है ये तो अपने आप में एक डोरी है, ये इतनी अच्छी लड़की है। अब ये बहुत ही बढ़िया लड़की होती है, क्या अपने पिता को ये कहती है जिसकी वजह से इनको बैनिश कर देते हैं इसके पिता, ये मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है किंग ऑफ फ्रांस है। इसको आप याद रखना कि किंग ऑफ फ्रांस डोरी लेस होने के बाद भी कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, मिल्टन, thou shouldst be living at this hour, England hath need of thee. She is a fan of stagnant water, altar, sword and pen. Fireside lines from. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये लाइन्स जो हैं किस वर्क से ली गई हैं आप लोगों को ये बताना है। तो देखिए कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि मिल्टन की बात की गई है तो यहां पर आपने टिक कर दिया। हो सकता है आप लोगों में से कुछ के दिमाग में आया हो कि टू मिल्टन से ये लाइन ली गई है, बिल्कुल ली गई हैं, आप लोग सही कह रहे हो, ये भी तो बात है। लेकिन उसका नाम लंदन 1802 भी तो है जिस मिल्टन की, टू मिल्टन की बात कर रहे हो। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोयम को लिखा था जिसका नाम है लंदन 1802, लेकिन उसको उन्होंने बाद में टाइटल दिया था टू मिल्टन। क्यों दिया था? क्योंकि ये एड्रेस है किसको? जॉन मिल्टन को एड्रेस है। तो जब इन लाइंस को पढ़ोगे तो आप देखते ही टू मिल्टन इसका आंसर मत देना, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है, क्योंकि लंदन 1802 का बाद में टाइटल विलियम वर्ड्सवर्थ ने टू मिल्टन दिया था, राइट। तो अब मैं आप लोगों को इन लाइंस का मतलब बता देता हूं। मिल्टन, thou shouldst be living at this hour, यहां तक की लाइन का मतलब है कि जॉन मिल्टन को एड्रेस करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मिल्टन अब तुम्हें यहां पर धरती पर होना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को आज तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि यहां के लोग कैसे हो गए हैं। देखिए यहां पर बताया गया है सी इज ए फैन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर। यहां के सी जो कहा गया है वो किसको कहा गया है? इंग्लैंड को कहा गया है, पर्सोनिफाइड किया है। और यहां पर इंग्लैंड को सी कहा गया कि इंग्लैंड के लोग जो है ना वो कैसे हो गए हैं? फैन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर हो गए हैं। मतलब जैसा आप लोग दलदल में पानी देखते हैं ना, उस दलदल में पानी की तरह हो गए हैं। ना तो वो अपने धर्म में, अल्टर मतलब यहां पर है धर्म में, रिलीजन में
आगे बढ़ते हैं उसमें आगे काम नहीं करते हैं, ना ही अपनी सैन्य शक्ति जो कि हमारी मिलिट्री फोर्स है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही लिटरेचर में मतलब एजुकेशन में वो इंटरेस्टेड नहीं है। और फायर साइड का मतलब है जब लोग घरों में आग जलाकर बैठे रहते हैं, चिट चैट करते रहते हैं, वो लोग सोशल भी नहीं हैं। तो इंग्लैंड के लोगों को आज तुम्हारी जरूरत है, आकर हम लोगों को क्या दो, वर्च्यू दो, तरीके सिखाओ, मैनर दो, किस तरह से जिया जाता है। हम लोगों को सीखने की जरूरत है किससे, जॉन मिल्टन से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है फाइंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। ये आप लोगों को बताना है कि कौन सा मिसमैच है। ठीक है, इन चारों में से। अब इन चारों को मैं भी पढ़ के देखता हूं क्योंकि मैंने बनाया तो है लेकिन मैं भूल चुका हूं इसे। टू मिल्टन इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, ये तो पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये मिसमैच नहीं हो सकता। ये तो इतना ताजा तो आप नहीं भूले होंगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने डिस्कस किया है। मिल्टन इज एन एपिक पोएम बाय विलियम ब्लेक, क्या ये सही है? तो आप लोग इसे सर्च करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। मिल्टन एक पोएम है, एपिक पोएम है जिसको विलियम ब्लेक ने लिखा था, राइट। और मिल्टन ए पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये क्या सही है? देखिए मिल्टन नाम की एक पोएम को टेनिसन ने भी लिखा था, एक टेनिसन ने लिखा था। मैं आपको याद दिलाऊं क्या उसको, किस तरह से आप लोगों को याद आ सकता है? देखिए मैं जानता हूं इसको, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि गॉड गिफ्टेड ऑर्गन, और इसके आगे आपने देखा होगा वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये लाइन आप लोगों ने पढ़ी है कि किसके बारे में बोली है टेनिसन ने ये लाइन, तो तब तो आप आंसर दे देंगे आराम से कि मिल्टन के बारे में ये लाइन बोली गई है। इस चीज को आप याद रखना। तो ये किस पोएम के अंदर बोली है टेनिसन ने? ये मिल्टन पोएम के अंदर ही बोली है, राइट। अब इसमें से तीनों तो हो गए मैच, तो इसका मतलब हमारे पास बचा लाइफ ऑफ मिल्टन, जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? बेन जॉनसन के द्वारा तो ये स्टेटमेंट गलत है। लाइफ ऑफ मिल्टन बेन जॉनसन के द्वारा नहीं लिखी गई है। एक वर्क लिखा था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, जिसके अंदर लाइफ ऑफ मिल्टन सैमुअल जॉनसन ने, डॉक्टर किसने, मैं आप लोगों को बता देता हूं, सैमुअल जॉनसन ने, सैमुअल जॉनसन ने। देखिए आप लोग एक चीज में आप लोग बता देता हूं, बेन जॉनसन की स्पेलिंग इस तरह से लिखी जाती है, BENJONSON। बेन जॉनसन की स्पेलिंग ये है, और सैमुअल जॉनसन की स्पेलिंग ये है, JOHNSON। ठीक है, इस तरह से ये चीज आप याद रख सकते हैं। तो मिसमैच जो है वो ये है, डी वाला। पहले तीन बिल्कुल करेक्ट हैं, उसमें आप कोई भी चेंजेस मत करिएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। पैराडाइज लॉस्ट, ये बहुत ही बढ़िया वर्क है। पैराडाइज लॉस्ट एन एपिक पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1674 in 12 books, which books were split from the original or previously published Paradise Lost in 1667। देखिए पैराडाइज लॉस्ट दो बार पब्लिश हुई थी, पहली बार हुई थी 1667 में जब वो हुई थी 10 बुक्स में। ठीक है, कितनी बुक्स में? 10 बुक्स में, ये चीज आप लोगों को पता ही होगा। और 1674 में हुई थी ये 12 बुक्स में, ये भी आप लोगों को पता होगा। लेकिन जो 1667 जब ये 10 बुक में आई थी 1667 में, तो ये स्प्लिट किया गया था इन 10 बुक के अंदर से ही 2 बुक्स को। वो कौन सी बुक है जिन्हें स्प्लिट किया गया था, आप लोगों को ये बताना है। देखिए स्प्लिट किया गया था बुक नंबर 7 को और बुक नंबर 10 को स्प्लिट किया गया था। यहां पर यह चीज आप लोग ध्यान रखना कि जो पहला ओरिजिनल पब्लिश्ड वर्क था या फर्स्ट वॉल्यूम था पैराडाइज लॉस्ट का, उसकी बुक नंबर 7 को और बुक नंबर 10 को स्प्लिट करके जब दूसरा वॉल्यूम आया था पैराडाइज लॉस्ट का 1674 में, उसको स्प्लिट करके 12 पोएम बनी थी, राइट। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पैराडाइज लॉस्ट की 12 पोएम्स में से कौन सी लॉन्गेस्ट थी, ठीक है, या फिर कौन सी शॉर्टेस्ट थी। तो मैं दोनों ही आप लोगों को बता देता हूं। जो शॉर्टेस्ट थी वो थी बुक नंबर 7, और जो लॉन्गेस्ट थी वो थी बुक नंबर 9। ये दोनों चीज आप लोग याद रखना, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को एग्जाम में हेल्प करेगी। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ।
फर्स्ट 26 लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर, जो पैराडाइज लॉस्ट है बहुत ही बेहतरीन उम्दा किस्म का जो वर्क है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया, उसकी पहली 26 लाइन जो है वो क्या कही जाती हैं? प्रोलॉग कही जाती हैं। मैंने वैसे ये लाइंस आप लोगों को पढ़ा रखी हैं, आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोलॉग कही जाती हैं पहली 26 लाइंस, या फिर एपिलॉग कही जाती हैं, एपिटाफ कही जाती हैं, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। जो इनमें से कुछ नहीं है, गलत ऑप्शंस हैं सारे, ये कहा जाता है। तो यहां पर कहा गया है करेक्ट आंसर के बारे में कि ये लाइंस जो हैं प्रोलॉग हैं, जो किसी वर्क का इंट्रोडक्शन दें, जो किसी वर्क के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया हमें देते हैं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो पहली 5 लाइन है इन 26 में से, जो फर्स्ट 5 लाइंस हैं, उनमें हमें पता चल जाता है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जॉन मिल्टन हमें बताते हैं किस तरह से एडम और ईव ने क्या खा लिया था? फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लिया था। कहां से खा लिया था? फॉरबिडन ट्री से खा लिया था। अब उस फॉरबिडन ट्री से खाने के बाद भगवान ने हमें गार्डन ऑफ ईडन से निकालकर धरती पर भेज दिया। वो जहां पर देखिए गार्डन ऑफ ईडन में इंसान अमर था, धरती पर आकर इंसान क्या हो गया? इमॉर्टल हो गया, वो मरने लगा, मतलब उसको डेथ की प्राप्ति होने लगी, है ना। और वो पैराडाइज लॉस्ट में जो गार्डन ऑफ ईडन था वहां पे वो अमर था। तो जो फर्स्ट 26 लाइन है वो प्रोलॉग है, राइट। ए इसका करेक्ट आंसर है। अब ये एपिलॉग क्या होता है? देखिए एपिलॉग होता है जो कंक्लूडिंग लाइंस होती हैं किसी प्ले की, किसी ड्रामे की, किसी कहानी की, जो लास्ट में स्पीच, कंक्लूडिंग स्पीच होती है, उसको हम एपिलॉग कहते हैं। जैसे कि आप लोग टेम्पेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। टेम्पेस्ट में आप लोगों को एक स्पीच दी जाती है प्रोस्पेरो के द्वारा, वो आप लोगों की एपिलॉग है। या फिर एज यू लाइक इट में रोजालिन देती है, वहां पे भी उस एपिलॉग को आप देख सकते हैं। तो एपिलॉग वो चीज होती है। अब ये एपिटाफ क्या होता है? देखिए आप लोगों ने देखा होगा जॉन मिल्टन, यहां पर जॉन मिल्टन की बात की गई है। तो जॉन मिल्टन हो चाहे इंग्लिश के कोई भी राइटर हो, जब भी कोई भी राइटर नहीं, कोई भी कॉमन इंसान भी हो सकता है, आम आदमी भी हो सकता है, जिसकी कवर पर कुछ उसकी तारीफ में कुछ शब्द लिखे जाएं, ठीक है। उस जो कवर के ऊपर तारीफ में जो शब्द इंस्क्राइब्ड होते हैं उनको हम एपिटाफ बोलते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। देखिए जो लोग पुराने हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि मैं उनका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन नए लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुझे सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना जरूरी है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोगों ने धड़ल्ले से दे दिया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिएगा फिर से। टू एयर इज ह्यूमन मतलब गलती करना किसका काम है? इंसान का काम है। और जो डिवाइन का काम क्या है? फॉरगिव करना। मान लीजिए किसी से कोई गलती हुई, आपने उसको उस समय पर उस गलती के लिए माफ कर दिया क्योंकि वो गलती माफ करने लायक थी। जरूरी नहीं है आप ऐसी गलती के लिए भी माफ करो कि जो गलती माफ करने लायक ही नहीं है। तो आप लोग ऐसी गलती जब माफ करने लायक है आप उसे माफ कर दो, तो आपकी क्वालिटी क्या क्या कही जाती है? डिवाइन क्वालिटी कही जाती है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए। टू एर इज ह्यूमन, जो गलती करना काम है वो इंसान का है, और भगवान का या देवी शक्ति जिसके अंदर होती है उसका काम है माफ करना। टू अपोजिट आइडियाज, टू अपोजिट स्टेटमेंट, टू अपोजिट फ्रेज आर पुट टुगेदर, ठीक है। वर्ड्स नहीं, फ्रेज हैं, आइडियाज हैं, ये एक साथ रखे हुए हैं। तो क्या कहे जाते हैं? देखिए ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर। जैसे कि मैं कहूं कि कोल्ड या फिर हॉट, ठीक है, ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं और एक साथ रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है दूर दूर रखे हुए हैं। तो इस समय पर क्या है? ये फिगर ऑफ स्पीच जो है ऑक्सीमोरन है। अब ये लिटोर्स, लिटोर्स को वैसे तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसका भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि हम बात करते हैं अपने चैनल की ही, समीर पाठशाला की। अगर मैं कहूं कि समीर पाठशाला इज नॉट ए कॉमन चैनल, मतलब हर एक बात का जो मीनिंग होता है उसके अपोजिट भी एक मीनिंग निकलता है। उसके अपोजिट क्या मीनिंग लिखा है? मैंने कहा कि समीर पाठशाला इज नॉट ए कॉमन, देखिए मैं इसको लिख देता हूं, आप लोगों को समझा देता हूं। समीर पाठशाला इज नॉट ए कॉमन चैनल, ठीक है। तो यहां पर लिटोर्स का इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं निगेटिव चीज को, वैसे तो निगेटिव मतलब पॉजिटिव चीज को निगेटिव वे में कहकर
बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना रहा हूं। उसको कैसे? मैंने कहा कि समीर पाठशाला जो है ना कोई साधारण चैनल नहीं है भैया, वहां पे बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी कि मैं नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, नेगेटिव वर्ड्स का हेल्प ले रहा हूं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंटेंस को बोल रहा हूं। ठीक है, मतलब समीर पाठशाला एक कॉमन नहीं है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही धांसू उम्दा किस्म का चैनल है। तो यहां पर लिटोर्स फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। आई होप लिटोर्स भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया है। एंटीथीसिस, जिसके अंदर दो अपोजिट आइडियाज या फिर फ्रेजेस को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर बताया आप लोगों को, जो इंसानी फितरत होती है वो गलती करना होता है, डिवाइन फितरत जो होती है वो माफ करने वाली होती है। तो एंटीथीसिस यहां पर इस्तेमाल किया गया है। और इंप्लाइड सिमिली जिसके अंदर इस्तेमाल हो उसको हम क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं, जिसके अंदर एज, सो, लाइक वर्ड यूज नहीं होते हैं। जैसे कि यू आर ए लायन, मैं यहां पर कह दूं यू आर ए लायन। ठीक है, लायन मैंने आप लोगों को कहा है, आप शेर तो है नहीं, ठीक है, तो लेकिन मैंने डायरेक्ट संबोधन किया है, यहां पर कोई भी एज, लाइक या सो वर्ड नहीं यूज हुआ है, इसीलिए यहां पर आप लोगों का मेटाफर है। 4 फिगर ऑफ स्पीच मैंने आप लोगों को रिपीट करा दिए हैं, आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। गोथिक नॉवेल्स डील्स विद, जो गोथिक नॉवेल्स होते हैं, देखिए नॉवेल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, चारों तरीके आप लोगों के सामने दिए गए हैं। और भी तरीके हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं नॉवेल के, तो उनमें से 4 आपके सामने हैं। और उनमें से भी स्पेसिफिक नॉवेल की बात की गई है, गोथिक नॉवेल की, कि किस गोथिक नॉवेल जो डील करते हैं किस तरह की उसमें थीम होती है। तो उसमें मैं बता देता हूं आप लोगों को, हॉरर एंड सस्पेंस की थीम आप लोगों को गोथिक नॉवेल के अंदर देखने के लिए मिलती है। अब ये जो नोवेल शब्द है, आप लोगों से कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि नोवेल शब्द जो है जिसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वो किस लैंग्वेज से आया है? तो ये एक इटालियन लैंग्वेज से आया है। किससे आया है? इटालियन लैंग्वेज से आया है, राइट। अब इटालियन लैंग्वेज में भी ये किस शब्द से आया है? तो मैं ये भी आप लोगों को बता देता हूं, नोवेला। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये चीज आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। व्हाट इज द स्टैंजा ऑफ 7 लाइन्स कॉल्ड? देखिए 7 लाइन का स्टैंजा होता है, जब आप पोएट्री पढ़ते हैं तो 7 लाइन के स्टैंजा को क्या बुलाया जाता है, ये आप लोगों से पूछा यहां पर गया है। अब ये 7 लाइन के स्टैंजा को 2 तरह से हम बुला सकते हैं। वो क्या तरीके हैं? यहां पर तो मुझे 3 दिख रहे हैं, 3 तरीके हो सकते हैं। जैसे कि राइम रॉयल स्टैंजा कह सकते हैं, ठीक है, राइम अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरीके से ही हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है। अब ये सेप्टेट यहां पर जो लिखा गया है ये भी कहीं ना कहीं 7 से ही जुड़ा हुआ है, नंबर 7 से ही जुड़ा हुआ है। या तो हम कहें कि एक ग्रुप ऑफ 7 पीपल, 7 लोगों के ग्रुप को कहें, या फिर ए वर्स ऑफ 7 लाइन्स, एक पूरी कविता जो 7 लाइनों की होती है उसको भी हम सेप्टेट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं सेप्टेट जो है 7 से ही जुड़ा हुआ है। आप कहते हैं चौसेरियन स्टैंजा को, तो ये चौसेरियन स्टैंजा जो कहा जाता है वो राइम रॉयल स्टैंजा को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है चौसेरियन स्टैंजा इसे? भाई जोफ्री चौसर ही तो थे जिन्होंने राइम रॉयल स्टैंजा को कॉइन किया था, इसीलिए ए और सी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आप लोगों को मार्क क्या करना है? डी इसका करेक्ट आंसर देना है। अब जोफ्री चौसर जो थे ये फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहे जाते हैं, और इन्होंने अपने वर्क ट्रोलियस एंड क्राइसिड के अंदर इसको इस्तेमाल किया था, वहीं पर इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। Whose mortal taste brought death into the world and all are woe with the loss of Eden? ये कहीं ना कहीं लाइन में आप लोगों को एक्सप्लेन जो है कर चुका हूं। ये आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये लाइंस जो है पैराडाइज लॉस्ट से ली गई हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं ये लाइंस कहां से हैं, पैराडाइज लॉस्ट से ली गई हैं। अब पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइन ली गई हैं, इन लाइनों को मैं मतलब बता देता हूं कि जब गार्डन ऑफ ईडन में फॉरबिडन ट्री थे जिनमें भगवान ने मना किया था एडम और ईव को कि इसके जो एप्पल हैं या इसके जो फल हैं आपको नहीं खाने हैं, लेकिन ईव ने ये गलती कर दी। मैंने पैराडाइज लॉस्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझाई है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट में जब ईव
फल खा लेती है, जिसके मोर्टल टेस्ट की वजह से उन दोनों एडम और ईव के अंदर लस्ट आ जाती है। भगवान क्या कर देते हैं, उनको धरती पर फेंक देते हैं, जिनकी वजह से इस धरती पर डेथ आ गई। मतलब इंसान पहले अमर थे जब तक उन्होंने उस फ्रूट को नहीं खाया था, लेकिन उसके खाने के बाद उन्हें धरती पर फेंक दिया गया, जिसकी वजह से इस संसार में डेथ आ गई। ठीक है, उसकी वजह से ही हमारे सारे सफरिंग, वो का मतलब है सारे सफरिंग, सारे दुख दर्द जो है वो आ गए, और हमने अपना ग्रेट जो गार्डन ऑफ ईडन था वो भी खो दिया, जिसके अंदर टेम्परेचर हमेशा एक समान रहता था। ग्रेट मैंने इसलिए बोला है कि वहां पर हर तरह की सुख सुविधाएं थी, इस तरह से नहीं था कि गर्मी सर्दी फेस करनी पड़े। वहां पे इंसानों के हिसाब से टेम्परेचर रहता था। ठीक है, सर्दी कब पड़नी है, कब गर्मी पड़नी है, कब बरसात पड़नी है, वो सब बहुत ही अच्छी तरह से होता था, अच्छे तरीके से एक वे में होता था। तो पूछा गया है ये लाइंस जो हैं कहां से ली गई हैं, पैराडाइज लॉस्ट इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन कंफ्यूजिंग ये है कि बाकी के ऑप्शंस कैसे देखें हम लोग। तो पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने कही है, ये बात बिल्कुल सही है। पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 से ये लाइंस कही गई हैं, बिल्कुल सही है। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले ही आप लोगों को बताया था कि पैराडाइज लॉस्ट के प्रोलॉग में ये चीजें हम लोगों से कही गई हैं, जो प्रोलॉग है 26 लाइन का पैराडाइज लॉस्ट के। ठीक है, उसमें हमें बताई गई है कि किस तरह से भगवान ने हमें और फ्रूट ऑफ नॉलेज को टेस्ट करने की सजा दी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है, इस क्वेश्चन का डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबोव। राइट, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। देखिए, इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर किसे कहा जाता है, ये यहां पर पूछा गया है। तो आप लोगों के सामने यहां पर 3 ऑप्शंस हैं, जॉन ड्राइडन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, 3 ऑप्शंस में आप लोगों को नाम दिए गए हैं, चौथे में पूछा गया है नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीस में से कोई नहीं है, ये आपको बताना है। तो मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं कि किसको यहां पर फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा गया है, या कौन कहे जाते हैं फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं, जॉन ड्राइडन जो हैं इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। राइट, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के पूछा जा सकता है कि जॉन ड्राइडन को किसने फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा था, तो वो कहा था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। अब यहां पर एक और नाम है, एक और क्रिटिक हैं जिन्होंने हम जानते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के नाम से। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है ये विक्टोरियन एज के बहुत ही बढ़िया महान क्रिटिकों में से एक थे। ठीक है, तो ये भी क्रिटिक हैं, और जॉन ड्राइडन इसका करेक्ट आंसर है। राइट, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जो है जॉन ड्राइडन कहे जाते हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इन्हें कहा था। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, इन हाउ मेनी पार्ट्स डिड W.J. लॉन्ग डिवाइडेड विलियम शेक्सपियर करियर। ठीक है, तो पेनेसिया जो बुक मेरी है उसमें मैंने ये बहुत ही अच्छी तरह से बताया है आप लोगों को कि कितने पार्ट्स में किया गया है, क्या उन पार्ट्स का नाम है, ये सब मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से जो मैं लेकर आता हूँ अपनी बुक में से ही लेकर आता हूँ। ठीक है, तो कितने पार्ट्स में किया था W.J. लॉन्ग ने शेक्सपियर के करियर को डिवाइड, तो मैं यहां पर बता देता हूं 4 पार्ट्स में किया था। राइट, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, 4 पार्ट्स में किया था। पार्ट्स के नाम आप बुक्स में से देख सकते हैं, मेरी बुक के अंदर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच वर्क ऑफ हिज ऑन डिड शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, धड़ल्ले से भैया दवा आंसर आ रहे होंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वीनस एंड एडोनिस है, वीनस एंड एडोनिस। राइट, तो अब आपका आंसर खत्म हो गया। आप चाहते हैं मैं अब आगे बढ़ूं, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए, टाइटस एंड्रोनिकस एक ऐसा वर्क है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। माना जाता है कि इसको विलियम शेक्सपियर ने 1588 के आसपास लिखा था। राइट, 1588 के आसपास लिखा था, लेकिन पब्लिश नहीं कराया था। पब्लिश इसे शायद 1594 में कराया था। राइट, तो 1588 में ये वर्क लिखा गया था, टाइटस एंड्रोनिकस। ये पहला ऐसा वर्क है जो विलियम शेक्सपियर का वर्क है, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। बेशक ये एक कोलैबोरेटिव वर्क था, कोलैबोरेशन वर्क था, लेकिन ये लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। राइट, अब ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसकी हेल्प के द्वारा लिखा गया था, किसकी मदद इसमें ली थी इस वर्क को लिखने की। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जॉर्ज पील राइटर है एक, जॉर्ज पील की मदद ली थी, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑथर्स। राइट, तो वो जॉर्ज पील हैं, इनकी मदद लेकर इन्होंने टाइटस एंड्रोनिकस लिखा था। पहला
रिटन वर्क कहा जा सकता है विलियम शेक्सपियर का। वीनस एंड एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस जो है ये एक क्या है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो पब्लिश की गई थी 1593 में लिखी गई थी और इसको 1593 में ही पब्लिश करा दिया गया था। इसके अंदर विलियम शेक्सपियर ने क्या इस्तेमाल किया गया है, 6 लाइन के स्टैंजा को इस्तेमाल किया है, 6 लाइनों के स्टैंजा को इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर कंप्लीट जो स्टैंजास हैं, जो नंबर ऑफ स्टैंजास इस्तेमाल किए हैं विलियम शेक्सपियर ने वो 199 किए हैं। ठीक है, 199 6 लाइन के स्टैंजास इस्तेमाल किए हैं और इसके अंदर कुल मिलाकर आप लोगों को 1194 लाइनें देखने के लिए मिलती हैं। देखिए कैलकुलेशन मेरे ये याद है, आप लोगों का कुछ गलत हो तो मैनेज कर लेना। ठीक है, 199 है, 6 लाइन के स्टैंजास हैं। ठीक है, और 1593 में ये पब्लिश हुई थी। तो इसको विलियम शेक्सपियर ने द फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन कहा था क्योंकि ये पहली एक ऐसा वर्क था विलियम शेक्सपियर का जो पब्लिश्ड था। ठीक है, रिटर्न वर्क हो गया टाइटस एंड्रोनिकस, पब्लिश्ड वर्क जो हो गया वो हो गया आपका वीनस एंड एडोनिस जो 1593 में पब्लिश हुआ था और इनकी ये पहली पोएम थी, लॉन्ग नैरेटिव पोएम थी। अब बात करते हैं हेनरी सिक्स्थ की कि कुछ लोग जो हैं हेनरी सिक्स्थ के बारे में भी ऐसा बोल सकते हैं। देखिए हेनरी सिक्स्थ पहले मैं आप लोग बता देता हूं, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट यानी कि 3 पार्ट में आप लोगों का हेनरी सिक्स्थ जो है आया था। ठीक है, हेनरी सिक्स्थ 3 पार्टों में आया था और ये हेनरी सिक्स्थ जो कहा जा सकता है पार्ट थर्ड स्पेशली, ये विलियम शेक्सपियर का कहा जा सकता है जो फर्स्ट सक्सेसफुल स्टेज प्ले कहा जा सकता है। पहला ऐसा प्ले जिसको सक्सेस मिली स्टेज के ऊपर वो हेनरी सिक्स्थ पार्ट थर्ड ही था। ठीक है, तो इसका बी जो है करेक्ट आंसर है, ये आप लोग याद रखना। अब एक और चीज कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस प्ले के, विलियम शेक्सपियर के किस प्ले के 3 पार्ट हैं, तो आप लोगों को यहां पर हेनरी सिक्स्थ दे दिया जाता है, हेनरी फोर्थ दे दिया जाता है, हेनरी एट्थ दे दिया जाता है। ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव दे दिया है। तो आप लोगों को हेनरी सिक्स्थ बताना है क्योंकि लोगों का ध्यान हेनरी फोर्थ पर जाता है ज्यादा। तो आप लोग ध्यान रखना, हेनरी फोर्थ के विलियम शेक्सपियर ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही लिखे थे, ना कि थर्ड पार्ट। हेनरी सिक्स्थ का ही थर्ड पार्ट आया था। ठीक है, तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 89 है, मिरेकल प्लेज आर बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ, मिरेकल प्ले जो हैं वो किसकी लाइफ पर बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन बाइबल स्टोरीज। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बाइबल के अंदर जो स्टोरीज हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं उन स्टोरीज पर बेस्ड होते थे ये मिरेकल प्ले, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो लाइफ ऑफ सेंट थी, लाइफ ऑफ सेंट मतलब जो पादरी वगैरह होते थे, फादर वगैरह होते थे या सेंट्स इनको कह सकते हैं, उनकी लाइफ पर बेस्ड थे ये मिरेकल प्ले, या फिर एलोगोरिकल स्टोरीज टू टीच ए मॉरल मैसेज, एक ऐसी स्टोरी जो हमें मॉरल मैसेज देती है उसको हम मिरेकल प्ले कह सकते हैं। इंटरल्यूड्स, इंटरल्यूड्स आप लोगों ने देखा होगा जब आप जॉन गाल्सवर्दी के ट्रिलॉजीज को पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को इंटरल्यूड्स देखने के लिए मिलते हैं। अब इंटरल्यूड्स क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए मैं आप लोगों को लाइन से बताता हूं एक साथ। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है, बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरी जो होती थी, बाइबल से ली गई स्टोरी जो होती थी, उनको हम क्या बोलते थे, नोट डाउन कर लीजिएगा, मिस्ट्री प्ले उनको बोलते हैं, जिनमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सुपर नेचुरल पावर हैं, शक्तियां हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, मिस्ट्री प्ले बोलते हैं, जो बाइबल की स्टोरीज पर बेस्ड होती थी। अब जो सेंट्स की लाइफ पर जो पादरी होते हैं, जो फादर लोग होते हैं चर्च के, उनके ऊपर बेस्ड होती हैं, उनमें जो चीजें क्या होती हैं उनको हम मिरेकल प्लेस बोलते हैं। राइट, अब एक प्ले ऐसा होता है जिसके अंदर हमें मोरल मैसेज मिलता है, मोरल मैसेज मतलब कुछ सीखने के लिए मिलता है, कोई मोरल स्टोरी की तरह वो हमारे लिए काम करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोरालिटी प्ले। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना, आप लोगों से आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों को वो बताना है, वो 89 का जो आंसर है वो लाइफ ऑफ सेंट्स है, मिरेकल प्ले बेस्ड होते हैं लाइफ ऑफ सेंट्स पर, बी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सुपर 30 प्रैक्टिस सेट 3 का है, आई हैड मोर प्लेजर इन दीज बिजी आइडल डाइवर्सन। देखिए मैं आप लोगों को इसके ऑप्शंस बता देता हूं, लिटोर्स है, पन है और ऑक्सीमोरन है, एंटीथीसिस है। तो मैं आप लोगों को लिटोर्स भी पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, लिटोर्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ऑक्सीमोरन भी किया है, एंटीथीसिस भी किया है, पन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन अभी तक नहीं किया है। ठीक है, पन मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो पढ़ा चुका हूं, लेकिन जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछूंगा तो मैं इनकी एक
छोटी सी नॉलेज आप लोगों को देता रहूंगा, ब्रीफ मतलब एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा, डेफिनेशन बताता रहूंगा, ठीक है। तो पन क्या होता है? देखिए पन एक, मेरे को एक लाइन याद आ रही है जो विलियम शेक्सपियर ने अपनी सोनेट के अंदर इस्तेमाल की है। सोनेट नंबर शायद 138 के अंदर लाइन यूज की है। उसके अंदर उन्होंने बोला है सी लाई विद मी एंड आई विद हर, ठीक है। तो लाई यहां पर शब्द है, इसके दो मतलब आते हैं। सी लाई विद मी एंड आई लाई विद हर का मतलब यह है कि वो मुझसे झूठ बोलती है, मैं उसके साथ झूठ बोलता हूं। लेकिन दूसरा इसका मतलब इस लाई का यह भी तो निकल सकता है कि वो मेरे साथ सोती है, मैं उसके साथ सोता हूं। जब एक ही लाइन में एक ही शब्द के दो मीनिंग फिट हो जाएं, उस कंडीशन में हम चीजों को पन बोलते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल जो मैंने अपनी वीडियो में दिया है वो है बैट का, BAT। अब बैट का मतलब क्या होता है? चमगादड़ भी होता है और खेलने वाला बल्ला भी होता है। इसमें आप सेंटेंस बना लीजिए, हो गया पन आपका, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर बताना है कि इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है इस्तेमाल किया गया है। आई हैड मोर प्लेजर्स इन दिस बिजी आइडल डाइवर्सन। तो मैंने आप लोगों को ऑक्सीमोरन जब समझाया था तो ये बताया था कि जब टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर, जब दो अपोजिट वर्ड्स जो हैं वो एक साथ रखे जाएं, तो क्या आप लोगों को दो अपोजिट वर्ड दिखे? यहां पर बिजी, बिजी क्या होता है? जब एक आदमी बहुत ही ज्यादा काम कर रहा हो, व्यस्त हो किसी चीज में। और आइडल का मतलब है जब उसके पास कोई काम ना हो, निठल्ला हो, खाली हो। तो बिजी आइडल ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं एंड आर पुट टुगेदर, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑक्सीमोरन है। तो ये सीरीज का तीसरा पार्ट, तीसरा प्रैक्टिस सेट आज हम लोगों ने खत्म किया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।